चलिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में। प्रीवियस लेक्चर में जो 11th का हम बेसिक टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट में हमने थ्योरेटिकल पूरा कवर कर लिया था। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ में बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग दैट इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्रीज, उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो, उन दोनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। तो आज हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिक जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले ही कि जर्नल हमारा जो रहता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है तो अकाउंटिंग करते समय जो रिकॉर्डिंग का वर्क है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जर्नल एंट्री से। यानी हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद अगर वो मॉनेटरी जो मेज़र है उनका, यानी वो मॉनेटरी बेस पे अगर उनको हम जज कर सकते हैं तो उसके बेस पर हम उसको एज एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बोलते हैं जर्नल, क्योंकि प्राइमरी एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं तो इसीलिए इसको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो कि पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को एसरटेन करने में हेल्प करती हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी की सभी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स जो कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए देखिए ये कौन कौन सी एंट्रीज हमने ली हैं। ये सारी की सारी वो इंपॉर्टेंट बेसिक एंट्रीज हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर बेसिक एंट्रीज में काउंट होती हैं, और हर एक बच्चे को जो कॉमर्स सीख रहा है उसको बेसिकली इन ट्रांजेक्शन के बारे में मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एंट्रीज जो हैं आपकी अभी सीखेंगे आप, और आपको पूरी अकाउंटिंग में जब तक आप कॉमर्स पढ़ते रहेंगे तब तक ये एंट्रीज आपके काम आने ही वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एंट्री है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये देखिए किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली और प्राइमरी एंट्री यही होती है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यू मे हैव सम कैश एज वेल एज, अगर मान लीजिए कोई पुराना बिजनेस था आपने बंद कर दिया और उस बिजनेस का कोई स्टॉक, कुछ फर्नीचर पड़ा है तो वो भी आप नए बिजनेस में डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑनर जितना भी कैश, जितना भी स्टॉक या जितना भी फर्नीचर बिजनेस में लेकर आएगा तो दैट विल क्रिएट द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी एसेट्स बिजनेस में आएंगी ऑल एसेट्स विल बी डेबिटेड, और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, ऑनर की कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए क्या एंट्री करेंगे इसमें हम, देखिए इसमें क्या है, कैश लेकर आया, स्टॉक लेकर आया, और फर्नीचर है मान लीजिए कितने का, 50,000 रुपीज का। तो अब यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें कैश अकाउंट इज ए योर रियल अकाउंट एंड देयर इज ए रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश। इसके अलावा क्या आ रहा है, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड। फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर विल बी डेबिटेड। तो कैश कितना है आपका, 2 लाख रुपीज, स्टॉक कितना है 1,20,000, और फर्नीचर कितना है 50,000। तो क्योंकि ऑनर ने इतना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो ये क्या हो जाएगी आपकी ऑनर की कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, ऑनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनर का जो भी कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगी जो ऑनर से रिलेटेड होंगी, ऑल दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अकाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने, 3,70,000। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसकी नरेशन, तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल नरेशन हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो ये पहली एंट्री हो गई। चलिए इसके बाद अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमारे पास बेसिक असेट्स आ गई, कैश आ गया। तो नाउ इट इज टाइम टू परचेज मशीनरी। बिजनेस के अंदर हम जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी किसके लिए परचेज करेंगे, मे बी अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पर पैकिंग करने के लिए मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, पैकिंग मटेरियल को यूज, मतलब जो भी गुड्स आपने खरीदी हैं
उनको पैक करने के लिए अपने नाम के ब्रांड से। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया है उस रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, अपनी मशीनों में डालकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मशीनरी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस, या यू कैन से कि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई भी मशीन परचेज करते हैं तो उस मशीन को, या पर्टिकुलर असेट्स भी बोल सकते हैं, तो जब तक हम उस असेट्स को यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते, उसको यूज में लाने तक का जितना भी एक्सपेंडिचर है सब मशीनरी की कॉस्ट में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी तो मशीन के साथ में अगर मान लीजिए आपने जनरेटर परचेज किया है ताकि अगर पावर फेलियर हो तो हमारा प्रोडक्शन बंद ना हो, तो उस कंडीशन में जो आप बैकअप के लिए जनरेटर परचेज कर रहे हैं वो भी मशीनरी की कॉस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा जहां पर आप मशीन को इंस्टॉल करने वाले हैं तो मशीन को जहां से खरीदा वहां से लेकर अपनी फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट, उसके बाद वहां पर उसका जो भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग करने की भी जो कॉस्ट आएगी ताकि मशीन को हम ऑपरेटिव बना सके, मशीन को क्या बना सके, ऑपरेटिव बना सके। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो भी खर्चा मशीन को चालू करने से रिलेटेड होगा दैट विल बी कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस, और इंस्टॉलेशन चार्जेस को बाय नेम कभी भी डेबिट नहीं किया जाता, हमेशा मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। तो इसको ध्यान में रखिए। तो अगली एंट्री देखिए, कहता है मशीनरी परचेज फ्रॉम राजेश एंड कंपनी ₹12 लाख एंड पेड ₹1 लाख एज कैरिंग कॉस्ट एंड ₹1,50,000 फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो यहां पर हम चाहे तो जोड़ सकते हैं इन कैश कि हमने जो ये बाकी वाला खर्चा है, मशीन तो उधार खरीद ली लेकिन बाकी जो खर्चा है वो हमने कैश में पे किया। अब आप देखिए मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, मशीन की इंडिविजुअल कॉस्ट है 12 लाख रुपीस। इसके बाद आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है मशीन को अपने बिजनेस में लाने की वो कॉस्ट है 1,50,000। इसके बाद आपने जो उसका इलेक्ट्रिकल वर्क करवाया इंस्टॉलेशन करने के लिए उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीस। तो देखा जाए तो टोटल मशीन आपकी कितने की हो गई, 14,50,000 की। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने अमाउंट से, बच्चे गलती करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो रहती है या जो कैरिंग कॉस्ट रहती है उसको बाय नेम लिख देते हैं। नहीं, जब तक मशीन को आप चालू नहीं करने, जब तक उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा है सब मशीनरी की कॉस्ट में ही जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजेश से खरीदी, राजेश इज ए गिवर यहां पर, तो राजेश एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। और ये दो चार्जेस हमने कैश में पे किए हैं तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। तो टोटल मिलाकर मशीन की कॉस्ट आ जाएगी 14,50,000, और क्योंकि राजेश को हमने 12 लाख रुपीस देने हैं और कुल मिलाकर 2,50,000 हमने कैश में पे किया। तो यहां पे नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राजेश एंड कंपनी एंड इंस्टॉलेशन पेड इन कैश, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो हमने कैश में पे कर दिए। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट एंट्री। अब देखिए हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हो गया, मशीन भी आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, बिजनेस में गुड्स परचेज करेंगे। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम ये मानकर करते हैं कि ये बिजनेस में जितने भी हमने गुड्स परचेज किए ये किसके लिए परचेज किए हैं, ताकि उसको सेल करके हम इनकम अर्न कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो गुड्स का मतलब किस गुड्स से लिया जाएगा, ट्रेड गुड्स। ट्रेड गुड्स का मतलब कि जिस गुड्स में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस टाइप ऑफ, जो भी टाइप ऑफ आपका बिजनेस है उसके अंदर जिन गुड्स के में आप डील कर रहे हैं, दीज गुड्स विल बी कॉल्ड ट्रेड गुड्स, जिनका आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी सेल परचेज कर रहे हैं। तो जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो किस पर्पस से परचेज कर रहे हैं, ताकि उसको सेल करके इनकम अर्न कर सके। और हमें मालूम है अच्छी तरह से कि एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी किया गया पेमेंट या कोई भी क्रिएट की गई लाइबिलिटी जिसके कारण हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे एक्सपेंसेस। तो परचेज हमारी क्या होगी, प्योरली एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट,
एज एन एक्सपेंसेस हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करते, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। क्या चीज़ परचेस कर रहे हैं? ट्रेड गुड्स। किस पर्पस से परचेस कर रहे हैं? ताकि उसको बेचकर हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। तो इसीलिए प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी पेमेंट किया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर हम असेट्स क्रिएट नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया हमने? सुरेश से। तो यहां पर हम सुरेश का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश। हमने सुरेश से गुड्स परचेज किए। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि आपका अमाउंट कितना आएगा। तो यहां पर देखिए हमें दिया हुआ है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसके ऊपर जो भी बिजनेसमैन से हमने, ट्रेडर से गुड्स परचेज किए हैं, उसने अपनी कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। तो वहां पर उसका क्या बन जाता है? लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस के अगेंस्ट में उसने हमें क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है एज ए बिजनेस प्रैक्टिस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। यानी जो बिजनेसमैन रहता है ना, ट्रेडर, वो बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, जैसे 1 लाख रुपए की गुड्स हैं, उसके ऊपर पहले ही अपना 40% मार्जिन फिक्स कर देगा, और 40%, 30% जितना भी उसको अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो वो क्या करेगा? उस प्रॉफिट मार्जिन को कॉस्ट प्राइस में ऐड करके उसको लिस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जब हम कॉस्ट प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? लिस्ट प्राइस। यानी आपने देखा होगा ना, कई बार आप मार्केट में जाते हैं तो जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है। लिखा होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी वो प्राइस वो है जिस पर ये गुड्स बेची जाएगी। उसमें जो भी पर्सन, जो ट्रेडर होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले ही फिक्स कर लेता है कि इतना % मुझे मेरी गुड्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिस्ट प्राइस में। फिर वो क्या करता है कि जो भी पर्सन आपसे गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? बिजनेस में प्रमोट करने के लिए, ताकि वो आपके बिजनेस में अट्रैक्ट हो, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एज ए बिजनेस प्रैक्टिस ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस में से माइनस किया जाता है, तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इनवॉइस प्राइस, जिसके ऊपर बिल काटा जाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखिए आप देख सकते हैं कि इस एंट्री के अंदर मैंने कहीं भी डिस्काउंट के बारे में मेंशन नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट एज ए बिजनेस प्रैक्टिस दिया जाता है और बिल में से माइनस होता है, तो इसीलिए हम इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा? देखिए 5 लाख की गुड्स हैं, इसमें माइनस कर दिया 10%, तो 10% कम टू 50,000। तो हमारा जो बिल बनेगा गुड्स खरीदने का वो कितने का बनेगा? 4,50,000। तो हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, तो ये एंट्री रही परचेज ऑफ गुड्स। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री कहता है पेड हाफ द अमाउंट टू सुरेश इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। यानी हमने क्या किया कि जैसे ही सुरेश से गुड्स परचेज किए, तो सुरेश ने एक ऑफर निकाला हुआ था कि जो पैसा मुझे इमीडिएटली दे देगा उसको मैं 2% कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन कैश डिस्काउंट किस पर होता है? ये जो बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट की एंट्री करने के बाद एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये कलेक्शन करने के लिए और प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए। यानी बिजनेसमैन क्या करता है, जिन लोगों से उसने पैसा लेना है उनको ऑफर देता है कि जो मुझे विद इन 7 डेज, 15 डेज या विद इन 1 मंथ जो मुझे पेमेंट जल्दी करेगा, मैं उसको 2% डिस्काउंट दूंगा, या 3%, 5%, जो भी अपना ट्रेडर फिक्स करेगा, तो उतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि सुरेश ने हमको ऑफर दिया था कि 2% कैश डिस्काउंट देगा। तो हमने क्या किया, जितनी भी गुड्स परचेज की हैं उसके अगेंस्ट में हाफ अमाउंट उसको पे किया और 2% डिस्काउंट उससे हमने अवेल कर लिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो गुड्स हमने परचेज की थी, परचेज प्राइस क्या था हमारा? 4,50,000। तो इसके 2 हिस्से कर दिए हमने। पहला 225 50%, दूसरा 225 50%। ये हमने अभी पे नहीं किया, लेकिन ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंट कितना आ जाता है? 2%। तो 2% डिस्काउंट इसका निकालेंगे
तो 2 जीरो हटा दी तो ये 4500 का डिस्काउंट मिलेगा हमको। तो कुल मिलाकर 2,25,000 में से 4,500 माइनस किए तो 2,20,500 रुपये हमने उसको दे दिए। किसके अगेंस्ट में? पैसा देना था 2,25,000 और हमें 2% डिस्काउंट मिला, तो 2% डिस्काउंट मिलने से हमने उसको 2,20,500 रुपीज पे किए। तो ये डिस्काउंट हमको मिला है, तो इट विल बी अवर इनकम। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हमने सुरेश को दिया, तो सुरेश इज ए रिसीवर, तो सुरेश का अकाउंट कितने से क्लियर हो रहा है? 2,25,000 से। और टू कैश हमने उसको कितना पे किया? हमने उसको पे किया 2,25,500। और यहां पर हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला? तो टू डिस्काउंट अकाउंट 4,500। तो कुल मिलाकर 2,25,000 रुपए का अकाउंट सेटल कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछली एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट था और इस एंट्री में कैश डिस्काउंट है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बिल अमाउंट जितने का हमने बिल क्रिएट किया था, जितने की गुड्स परचेज की थी, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं और कम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें इनकम हो रही है, तो जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट। तो ये एक्चुअल में हम लोगों को अर्न कर रहे हैं हम लोग, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि ट्रेड डिस्काउंट एज ए बिजनेस प्रैक्टिस दिया जाता है ताकि सेल को प्रमोट कर सके या परचेज को प्रमोट कर सके, तो उस कंडीशन में दैट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। इसके बाद लास्ट एंट्री एक और लेते हैं, जिसमें क्या लिखा है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने क्या किया? कुछ गुड्स जो है एज ए चैरिटी दे दिए, जिसका कॉस्ट प्राइस था 11,000 और जिसका सेल प्राइस था 12,500 रुपये। तो जनरली क्या होता है कि हम लोगों को बहुत बार एज ए बीइंग कि हम सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रिलीजियस होने के साथ साथ में, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बीइंग सम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रहती हैं कि हमें जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको हेल्प करनी पड़ती है। फिर दूसरा कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे बिजनेस। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया? एज ए चैरिटी हमने 11,000 के गुड्स दे दिए, जिसका सेल प्राइस क्या था? 12,500। तो यहाँ पर सेल प्राइस का आपको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे। आप कौन से गुड्स दे रहे हैं? आप वो गुड्स दे रहे हैं जो आपने परचेज किए थे। तो जब आपने परचेज किए थे तो किस पे किए थे? कॉस्ट प्राइस पे। तो ऑब्वियसली ये एंट्री किससे होगी? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या एंट्री पास की जाएगी? आप चैरिटी दे रहे हैं तो चैरिटी इट इज योर एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और हमने क्या दिए यहां पर? गुड्स। कौन से गुड्स? जो हमने परचेज किए थे। तो याद रखिए, अदर देन सेल्स और परचेज रिटर्न, जब भी आपका स्टॉक माइनस होता है, आप हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा किससे होगी? कॉस्ट प्राइस से। 11,000 एंड 11,000। तो दिस वाज द एंट्री। चाहे तो इसका नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो उम्मीद है कि ये 5 की 5 एंट्रीज आपको समझ आई होंगी। तो चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज डिस्कस करते हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट रहेंगी। चलिए अब कुछ और ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसका लिंक किससे रहेगा? सेल और परचेज से। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। और साथ में ही जितना भी हम गुड सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उनका सेटलमेंट कैसे रहता है, कैसे हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं या अलाउ करते हैं, या ऑन अकाउंट पेमेंट क्या होता है। तो ये एंट्रीज जो हैं इस स्लाइड वाली, ये आपके जो है सेल परचेज और कलेक्शन और पेमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी। तो चलिए पहली एंट्री लेते हैं, जिसमें बोलता है कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख एट 20% अबव लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, फुल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 2% टू महेश। अब देखिए इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें मालूम है कि हमने क्या किया है? गुड सेल किए हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर रहता है कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, फिर एज ए बिजनेस प्रैक्टिस ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और फिर कलेक्शन करने के लिए हम जो है डिस्काउंट भी अलाउ करते हैं ताकि हमें जल्दी पैसा मिल जाए।
अब क्योंकि ये सारा का सारा काम एक ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है, अगर आप पिछली वाली एंट्रीज की बात करें जहां हमने गुड्स परचेज किए थे सुरेश से, तो हमने डिस्काउंट बाद में अलग एंट्री में दिया था, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी एंट्री के अंदर आपने गुड्स सेल किए या परचेज किए और उसका पेमेंट उसी ट्रांजेक्शन में कर दिया है, तो वहां पर आपको डेटर और क्रेडिटर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि इस एंट्री में है, क्योंकि इसमें पैसा हमें हाथों हाथ मिल गया, फुल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और डिस्काउंट अलाउ किया हमने महेश को, यानी इसका मतलब गुड्स किसको सेल किया हमने, महेश को। तो यहां पर क्योंकि सारा का सारा पैसा हमें हाथों हाथ मिल गया, तो वी नीड नॉट टू डेबिट द अकाउंट ऑफ महेश। आप इसको क्या मान के चलेंगे कि ये हमारी कैश सेल है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, आपने कैश सेल की है, यानी गुड्स जो है कैश में सेल किया, तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और नीचे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। जब भी हम गुड सेल करते हैं तो इट इज योर इनकम और सेल अकाउंट क्रेडिट होती है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस गुड्स का मालूम है हमें कितना है, 2 लाख रुपीज। इसमें हम क्या पर ऐड करेंगे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, एमओपी बोलते हैं, तो वो कितना परसेंट है, एट द रेट 20%। तो 20% ऐड किया तो कितना हो जाता है, 40,000। तो कितना आ गया, 2,40,000। इसके बाद डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट ये क्या बन गया, इसका लिस्ट प्राइस। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट 10%, तो वो कितना आ गया, 24,000। तो कुल मिलाकर कितना रह गया, 2,16,000 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बिल अमाउंट, जितने का बिल बना। और हमने क्या किया, क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा हमें हाथों हाथ कैश दे दिया, तो हमने उसको एट द रेट 2% डिस्काउंट दिया। तो 2% डिस्काउंट देंगे, तो 2% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4320 एट द रेट 2%। तो 2% एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, 16,320, ठीक है। तो कितना अमाउंट हमको मिला, 0,86112। तो 2,11,680 रुपीज हमको मिले। तो हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, वापस लिख लेते हैं थोड़ा सा आगे सरका के इसको। तो क्या एंट्री हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री विल बी मेड विद 2,11,680, 2,11,680। तो ये एंट्री इसमें पास की जाएगी। चलिए इसके बाद एक एंट्री और देखते हैं, हालांकि परचेज की एंट्री पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। तो अगली एंट्री में क्या बोलता है कि परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख एट 20% अबव लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अविनाश। अब यहाँ देखिए हमने अविनाश से गुड्स परचेज किए, इसके आगे कहीं नहीं लिखा कि हमने पेमेंट किया है, तो आप इसको कैश परचेज नहीं मान सकते, ये क्रेडिट परचेज है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। कहां से परचेज किए हमने, अविनाश से, तो टू अविनाश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अविनाश। अमाउंट कितना आएगा, चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से ही करेंगे। कॉस्ट प्राइस है हमारी 3 लाख रुपीज, ठीक है। 20% हमारी नहीं, मतलब अविनाश का कॉस्ट प्राइस है गुड्स का, उसके ऊपर 20% अमाउंट आ गया, 20% आ जाएगा 60,000। तो कुल मिलाकर हो गया 3,60,000 रुपये। इसके बाद माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये लिस्ट प्राइस आ गया, 36,000 माइनस कर दिया तो 3,24,000। तो इतने के हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे 3,24,000, 3,24,000। तो ये एंट्री इसमें पास की जाएगी, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद वापस एक बार चलते हैं
कि गुड्स कैसे सेल आउट किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बट कंप्लीट प्रोसेस वही रहेगा। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करना पड़ के लिस्ट प्राइस बना लेंगे। लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट एज ए बिजनेस प्रैक्टिस दे देंगे। इसके बाद ठीक है वो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा, उससे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे जो भी कलेक्शन मिला या हमने पेमेंट किया, अगर उसमें डिस्काउंट कंपोनेंट है तो डिस्काउंट कंपोनेंट को कंसिडर करके एंट्री पास कर देंगे। तो चलिए अगली एंट्री देखते हैं, जिसमें क्या है, हमने गुड सेल किए हैं नीरज को। इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि हमें पैसा मिला है या नहीं मिला। सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो सेम ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं लिखा फॉर कैश, तो हम क्या करेंगे, गुड सेल कर देंगे। द एंट्री विल बी नीरज, नीरज अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उन सब में अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसको लिख सकते हैं। नीरज इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अमाउंट निकाल लेंगे। यहां पर आपको डायरेक्ट लिस्ट प्राइस दिया है, मतलब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड कर चुका है। इसमें से माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 80,000, तो कुल मिलाकर 7,20,000 के हमने गुड सेल किए। तो 7,20,000, 7,20,000। इसके बाद आगे की जो दो ट्रांजेक्शन है दोनों की दोनों पेमेंट से जुड़ी हुई हैं और कलेक्शन से जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से आप पेमेंट करते हैं और आपको कलेक्शन आता है। तो 9th एंट्री में देखिए कहता है पेड ₹3,20,000 टू अविनाश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जब हम किसी का पैसा किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं फुल सेटलमेंट में, तो हमें उसका अकाउंट में चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा हमने देना बाकी है। तो अगर हमने कम पे किया है, ज़्यादा तो हम देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का रूल है कि जितना कि आपने गुड्स परचेज या सेल की है उतने का ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लेकिन कई बार प्रॉम्प्ट कलेक्शन करने के लिए और प्रॉम्प्ट किसी को पैसा देने के लिए कि हम जल्दी दे रहे हैं तो डिस्काउंट मिल सकता है और डिस्काउंट हम अलाउ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि अविनाश का जो अकाउंट है वो कितना है। तो देखिए एंट्री नंबर 7 में हमने अविनाश से कितने के गुड्स परचेज किए थे, 3,24,000 के, और हम अब उसको पे कितना कर रहे हैं, 3,20,000। यानी हमारा और उसका एग्रीमेंट हो गया कि 3,24 देने हैं, आप मुझे 3,20 दे दो, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। तो हिसाब खत्म हो रहा है तो अकाउंट कितने का क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट जो राउंड ऑफ हो रहा है, तो अविनाश अकाउंट डेबिट एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर लिख देता हूं मैं। कितने का अकाउंट सेटल किया आपने, स्क्वायर अप किया 3,24,000 का, और पैसा कितना दिया। जब कुछ नहीं लिखा तो अपने आप बैंक की एंट्री नहीं करनी, कैश में डाल दीजिए, टू कैश अकाउंट। और हमें यहां पर क्या हुआ, डिस्काउंट मिला, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कितना पैसा दिया हमने, 3,24,000 के अगेंस्ट में 3,20,000, और डिस्काउंट कितना मिला हमें, 4,000 रुपये। तो यहां लिख देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउ। पैसा मिल गया और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, ये एंट्री समझ हो गई। इसके बाद अगली एंट्री चलते हैं जो थोड़ा सा पिछली एंट्री से लिंक्ड है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, हालांकि देखिए पिछले में हमने पेमेंट किया था फुल सेटलमेंट में, तो फुल सेटलमेंट के अंदर जो होता है अकाउंट स्क्वायर अप हो जाता है। ऑन अकाउंट में आपको क्या होता है कि आप पार्ट पेमेंट करते हैं। पार्ट पेमेंट करने का मतलब है कि किसी का जितना भी पैसा देना है उसमें से कुछ दे दिया, अकाउंट क्लोज नहीं कर दिया। जैसे आपने किसी को 2 लाख रुपए देने हैं तो आपने अभी उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो 1 लाख देने का मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए जीरो हो गया, बाकी का वो देंगे ही नहीं, वो बाद में देंगे। तो जब हम किसी का कुछ पैसा देना है हमें किसी का, और उसमें से कुछ अमाउंट अगर हम पे कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं तो इसमें कोई डिस्काउंट अलाउड इन्वॉल्व नहीं होता। तो सिंपल हमें यहाँ पर पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, नीरज से। नीरज से हमने कितना पैसा लेना है, 7,20,000, और उसने हमें अभी कितना दिया, 5 लाख। और कैसे दिया, बाय चेक दिया। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया भाई 5 लाख रुपए, और कितना किससे मिला, नीरज से। तो टू नीरज अकाउंट 5 लाख रुपए
क्रेडिट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नीरज। तो इस तरह से इस बोर्ड के अंदर, इस स्लाइड के अंदर हमने एक बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट एंट्री सीखी, जिसके अंदर सेल परचेज और उसके कलेक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हमने डिस्कस किया। अभी हम इसके बाद अगले स्लाइड के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखेंगे जो कि जनरली बिजनेस के अंदर देखने को हमें मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं वो एंट्रीज। चलिए, अभी हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, मशीनरी परचेज कर ली, इसके बाद गुड्स सेल भी कर लिए, गुड्स परचेज भी कर लिए। तो नाउ इट इज टाइम टू मेक सम अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, अभी देखिए सब काम हो रहा है तो बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। तो पहली एंट्री है एक्सपेंसेस की। अब देखिए बिजनेस में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप क्या करते हैं, माल बनाते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही सारे के सारे, क्योंकि इनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या जो गुड्स आपने बनाकर बेचे हैं उनको परचेज किए बिना आप सेल नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा बिजनेस में और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम क्या, बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है जिनका प्रोडक्शन से कोई भी लिंक नहीं होगा। अप टू प्रोडक्शन तक जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सारे डायरेक्ट, ठीक है, और इसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट, बट क्योंकि वो हमारे बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल हैं तो उनको हम रिकॉर्ड किए बिना छोड़ नहीं सकते। तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो रहेंगे, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हो, या हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड हो, जैसे ऑडिट चार्जेस हो गया, अकाउंटेंसी चार्जेस हो गया, तो ये सब एक्सपेंडिचर भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो वह एक्सपेंसेस करने का पर्पस क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना। तो उस कंडीशन में इन एक्सपेंसेस को हमेशा क्या किया जाएगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। या अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जाएं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी एक्सपेंसेस है उनको हमेशा डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम है उसको क्या करना है, हमेशा क्रेडिट। तो चलिए सबसे पहले एंट्री लेते हैं। कहता है एक्सपेंसेस पेड, सैलरी 25,000, रेंट 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 एंड वाटर चार्जेस 2,000। चाहे तो इनकी अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे एक ही डेट में दिए हुए हैं तो आप इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। क्या, सैलरीज अकाउंट डेबिट कर दीजिए, इसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी डेबिट कर दीजिए, इसके बाद वाटर चार्जेस को भी डेबिट कर देते हैं, और कुल मिलाकर आपने पे किए हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, सैलरी 25,000 पे किया आपने, रेंट 20,000 पे किया, इलेक्ट्रिसिटी 10,000 पे किया, और वाटर चार्जेस का बिल आया आपका 2,000। तो कुल मिलाकर आपने 57,000 के एक्सपेंडिचर पे कर दिए। तो चलिए एक्सपेंडिचर भी हो गए। अब देखिए, अब अगली जो ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग जैसा कि मेरे को याद है ऐसा कि हमने जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी किया था उसमें अच्छी तरह से डिस्कस किया था ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग का मतलब है अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज और फॉर हर पर्सनल यूज। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की एंटिटी अलग होती है। बिजनेसमैन जो है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर उसको प्रॉफिट कमाकर कौन देता है, बिजनेस कमा के देता है। तो बिजनेस क्या करता है, जितना भी कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है उसको लाइबिलिटी मानता है। लेकिन जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कैश या कोई एसेट्स, चाहे गुड्स हो या कोई दूसरी एसेट्स हो, अगर उसको बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में बिजनेस उसके अकाउंट को डेबिट करता है। तो इंस्टेड ऑफ, देखिए कैपिटल अकाउंट वेरी सेंसिटिव अकाउंट होता है जिसको हम बार बार बिना कारण के डेबिट क्रेडिट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसका एक स्पेशल स्टेटस रहता है। तो जब भी पूरे साल में अगर हमने ऑनर की कैपिटल को डेबिट करना है तो उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। जब भी बिजनेसमैन कुछ भी कैश
या कोई गुड्स विड्रॉ करेगा तो ये उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाएंगे और इसको कैपिटल में डिडक्ट करने की बजाय ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और साल के एंड में जितनी भी ड्राइंग होगी उन सबको एक साथ ही कैपिटल में माइनस किया जाएगा। तो अगली एंट्री का रिलेशन उससे ही है। ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉ किए हैं 10,000 के और 15,000 रुपये कैश निकाल लिया, तो टोटल ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि उसने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कुल मिलाकर 25,000 रुपये। और उसने क्या विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 15,000 रुपये से। और इसके बाद इसने क्या ड्रॉ की है, ड्राइंग गुड्स। अब गुड्स के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था, पिछले हमारे कुछ ट्रांजेक्शन हमने डील की थी जहां पर गुड्स गिवन एज चैरिटी का एंट्री आया था। वहां मैंने आपको बताया कि अदर देन सेल्स और परचेज रिटर्न, जब भी आपकी गुड्स आपके स्टॉक में से माइनस होती हैं तो वहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, परचेज। ये वो असेट, ये वो गुड्स हैं जो बिजनेसमैन ने परचेज की थी, क्योंकि ये तो यूज हुई नहीं बिजनेस के अंदर, ना सेल हुई ना रिटर्न किया। तो यहां पर जब भी अदर देन सेल्स एंड परचेज रिटर्न गुड्स माइनस होती हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है आपको, परचेजेस अकाउंट। तो कुल मिलाकर 10,000। यहां पर 10-15,000 रुपये ऊपर नीचे लिखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 2 परचेज ऊपर करके 2 कैश नीचे भी कर सकते हैं। तो ये एंट्री रही, नरेशन हो जाएगी बीइंग ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर। चलिए चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। अगली ट्रांजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर क्या बोलता है कि इश्यूड चेक ₹5 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट से 5 लाख रुपए का चेक इशू किया गया कि, और उससे हमने परचेज क्या किया, फॉर परचेज ऑफ कार, बिजनेस के लिए कार परचेज की। ठीक है, अब देखिए बिजनेस के लिए अगर कार परचेज कर रहे हैं तो ये तो बिजनेस को परचेज करना चाहिए। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट उसका पर्सनल होता है क्योंकि बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है वो करंट अकाउंट रहता है, सेविंग नहीं। सेविंग अकाउंट जनरली किसका होता है, प्रोप्राइटर का पर्सनल। अगर वो अपने पर्सनल अकाउंट में से 5 लाख रुपए की कार परचेज करके बिजनेस को देता है तो व्हाट ही इज डूइंग नथिंग बट मेकिंग एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इनटू द बिजनेस। तो वो 5 लाख रुपए की जो कार बिजनेस को दे रहा है तो एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा ऑनर तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे, आप चाहें तो कार अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं और चाहे तो व्हीकल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। उसमें जितने भी व्हीकल हैं, कार है, स्कूटर है, ठीक है, साइकिल है, तो सब उसी में डेबिट कर दीजिए। अब क्योंकि ये ऑनर ने अपनी पर्सनल अकाउंट से दिया है तो ये इसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही हमने बिजनेस में से परचेज किया होता तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, करंट अकाउंट में से दिया होता। तो चलिए ये भी ट्रांजेक्शन रही। इसके बाद चलते हैं रिलेटेड टू कलेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है 2, जिसमें पहली ट्रांजेक्शन कहता है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट प्रीवियसली पेड ₹15,000। कहता है कोई पुराना कस्टमर था, नाम लिख देते हैं, यहां पर नाम डाल देते हैं, ओल्ड कस्टमर राजन। कहता है कोई राजन करके हमारा कस्टमर था पुराना, जिसका अकाउंट हम पहले बैड डेब्ट में डाल चुके हैं, यानी हमने मान लिया था कि वो लॉस हो गया। अब उसने अनएक्सपेक्टेडली हमें 15,000 रुपये दिए, तो जब लॉस हुआ था तो हम उसको ऑलरेडी लॉस मान चुके हैं, बुक्स में ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर हमको ये पैसा मिलता है तो क्या ये पैसा हमने उसको वापस करना है, नहीं, ये हमारी क्या है, इनकम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, जितना भी कैश मिला कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का मिला है, बैड डेब्ट का रिकवरी हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से इनकम। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000 एंड 15,000। नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड इन कैश। इसके बाद चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे, जो बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है। कहता है मिस्टर गणेश हु ओल्ड अस ₹50,000। कहता है मिस्टर गणेश है जिसने हमारे 50,000 रुपए देने थे, बिकेम इनसॉल्वेंट, वो क्या हो गया,
इंसॉल्वेंट, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट होना। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा बहुत सारा कि बैंकरप्ट हो जाने का मतलब दिवाला निकल जाता है, असेट्स कम रह जाती हैं, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो असेट्स को बेचने के बाद भी वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में कोर्ट में जाकर वो अपने आप को डिक्लेयर करवा लेता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ही इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट्स। तो उस कंडीशन में हमने कितना पैसा लेना था उससे, 50,000 रुपये गणेश से, और उसने कितना दिया, 60 पैसा इन्हें रुपये दिया। अगर 1 रुपये में 60 पैसे मिलता है तो 50,000 में कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 30,000 मिलेगा। तो उस कंडीशन में जितना भी पैसा हमको मिला, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके अकाउंट को हम कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ना कि वो बैंकरप्ट है। तो इसका मतलब जो पैसा नहीं मिला वो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट। तो हमने अकाउंट कितने का सेटल करना है, 50,000 का, और पैसा कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। जितना पैसा मिल गया वो कैश में, जितना बैड डेट में मिल गया, बैड डेट में गया वो बैड डेट में, और कुल मिलाकर गणेश अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है। भाई गणेश का अकाउंट क्लोज हो गया 50,000 रुपये, जिसमें से 30,000 मिले और 20,000 बैड डेब्ट हो गया। अब देखिए बैड डेट और डिस्काउंट, इन दोनों में डिफरेंस है। डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से देते हैं, डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से देते हैं ताकि पैसा मिल जाए, और बैड डेट हमारा पैसा मार लिया जाता है। तो वो हम चाहते नहीं है कि हमारा पैसा मरे, लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस कंडीशन में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, हमें थक कर वो पैसा जो है राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये जो बैड डेब्ट हुआ है, अब हमने राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट अकाउंट में डाल दिया। कल को गणेश हमें बोले कि भाई मेरा पोजीशन सही हो गया, बिजनेस मैंने दोबारा खड़ा कर लिया है, मैंने आपके 20,000 रुपये मार लिए थे, इसमें से मान लो 20,000 या 10,000 5,000 जो भी हमको देगा, तो वो एंट्री फिर वैसे ऐसे आ जाएगी जैसे हमने पिछली एंट्री सीखी थी। इसके बाद सबसे लास्ट एंट्री जो भी अपने आप में बहुत अच्छी एंट्री है, जिसमें क्या है, कहता है कि गोडाउन में आग लग गई, ए फायर अकर्ड इन गोडाउन डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। कहता है दीज वर फुली इंश्योर्ड, ये पूरे के पूरे हमने इंश्योर करवा रखे थे, और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर रुपीज 85,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बोला कि यस हम आपको 85,000 रुपीज दे देंगे। तो गुड्स कितने लॉस्ट हुए, 1 लाख के, क्लेम कितना मिल रहा है 85,000, तो देखा जाए तो लॉस कितना हुआ, सिर्फ 15,000। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना 15,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगी तो वो हमारी क्या बन गई, डेटर। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ये पैसा मिलना बाकी है 85,000। अब देखिए अब यहां पर कौन सा अकाउंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आपके गुड्स लॉस्ट हुए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो ये आपका स्टॉक कम हो गया, और मैं पिछले 2 ट्रांजेक्शन में आपको बता ही चुका हूं कि जब भी आपके गुड्स, जब भी आपका स्टॉक अदर देन सेल या परचेज रिटर्न कम होता है, चाहे चोरी हो जाए, चाहे आप डोनेशन में दे दें, चाहे ऑनर ड्राइंग कर ले, किसी भी कंडीशन में अगर कम होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, हमेशा परचेज अकाउंट। तो यहां एंट्री लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, कुल मिलाकर 1 लाख के गुड्स लॉस्ट हुए। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक कंसेप्ट को भी पूरा करती हैं, उसको हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी और ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन का पार्ट एंड पार्सल है और पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वाला जो वीडियो लेक्चर है, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन डिस्कस की, आपको पसंद आया होगा। तो आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट हैं, जो कि आपके कॉमर्स के बेस को एकदम स्ट्रांग करेंगे और आप कभी भी कॉमर्स में मात नहीं खाएंगे, और एक दिन बहुत अच्छी कॉमर्स सीख जाएंगे, अकाउंटेंसी करना सीखेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक लाइफ हो, चाहे वो आपकी बाद में कमर्शियल लाइफ हो, यानी एज ए प्रोफेशनल लाइफ जब आपकी हो जाएगी, तब भी आपको ये सब चीज़ें
काम आने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन के साथ।